हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स खत्म कर लिया है एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद सप्लाई। देखिए, अगर आपने डिमांड अच्छे से समझा है तो सप्लाई आप इजीली समझ लोगे, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिमिलर है, बस सप्लाई एक तरीके से डिमांड की ऑपोजिट होती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। सो व्हाट इज सप्लाई? देखिए, जब आपने डिमांड पढ़ा था तो हमने कहा था कि डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज, राइट? विलिंगनेस प्लस एबिलिटी में हमने जोड़ दिया था। नाउ सप्लाई इज ऑल्सो द विलिंगनेस एंड एबिलिटी, लेकिन परचेज करने की नहीं। सप्लाई में वी लुक एट द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफर गुड्स फॉर सेल। ठीक है, नाउ डिमांड में देखिए विलिंगनेस एंड एबिलिटी कंज्यूमर के पास होता था, राइट? व्हेन द कंज्यूमर वाज विलिंग एंड एबल टू परचेज तो उसे हम डिमांड कहते थे। अब सप्लाई में विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफर गुड्स फॉर सेल ये होना चाहिए प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, सो इफ द प्रोड्यूसर्स आर शोइंग विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफर गुड्स फॉर सेल, उसी को हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो बुक की डेफिनेशन ऑफ क्या है? Let's look at definition given in your book. एक बार मैं हटा दूं सारा। Okay. As the term demand refers to the quantity of a good or service that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. ये demand की definition है, right? Similarly, the term supply refers to the amount of good or service that producers are willing and able to offer to the market at various prices during a given period of time. तो हमने क्या कहा था? कौन सप्लाई करता है? प्रोड्यूसर्स। फिर उनके पास क्या होना चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए एंड एबिलिटी होना चाहिए टू ऑफर टू द मार्केट। ठीक है, एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको समझ आ गया, सप्लाई बिल्कुल डिमांड की तरह ही डेफिनेशन है। डिमांड में अगर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज होती थी तो यहाँ पे होती है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू ऑफर गुड्स टू द मार्केट फॉर सेल। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सप्लाई। फर्स्ट, सप्लाई रिफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, not necessarily to what they succeed in selling. देखिए, मान लीजिए आपने प्रोड्यूस किया है 100 यूनिट्स ऑफ सर्टेन गुड्स, राइट? और आप ये पूरा का पूरा 100 यूनिट्स यू आर ऑफरिंग इट फॉर सेल इन द मार्केट, लेकिन इसमें से सिर्फ 50 यूनिट्स ही सेल हुई है, तो आपकी सप्लाई 50 यूनिट्स होगी या 100 यूनिट्स होगी? देखिए, सप्लाई तो पूरी की पूरी 100 यूनिट्स ही होगी, क्योंकि आपने एक पूरा का पूरा ही ऑफर किया है। तो व्हाट यू सेल डज नॉट मैटर। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि जितना आप ऑफर करो उतना पूरा का पूरा सेल ना हो, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना आपने ऑफर किया है, इन दिस केस द टोटल 100 यूनिट्स, ये पूरा का पूरा ही आपका सप्लाई कहा जाएगा। ठीक है, व्हाट इज ऑफर्ड मे नॉट गेट सोल्ड। पॉइंट 2, सप्लाई रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई। जैसे कि हमने डिमांड में कहा था कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज होनी चाहिए, सप्लाई के केस में भी विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई होनी चाहिए। विलिंगनेस ये तो आपकी मन की बात है कि आप विलिंग हो कि नहीं, राइट? अब एबिलिटी आप कैसे डिटरमाइन करोगे? देखिए, एबिलिटी इज मेजरली डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप बियर कर सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट तो हम मानते हैं कि आपके पास यू आर एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई, राइट? इसके अलावा भी कई सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में थोड़ी देर में। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑफन द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन द एबिलिटी टू सप्लाई। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई इज अ फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कि इट इज आइडेंटिफाइड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। देखिए, डिमांड के केस में भी हमने पढ़ा था कि डिमांड इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को या तो हम फ्लो कॉन्सेप्ट या तो स्टॉक कॉन्सेप्ट करके दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड करते हैं।
ये फ्लो कॉन्सेप्ट में होता है कि यू मेजर समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम सप्लाई की बात करें तो हम कहते हैं कि मैंने इतनी सप्लाई कर दिया, इतनी क्वांटिटी आज के दिन में मैंने इतना कर दिया, या इस हफ्ते में मैंने 100 यूनिट सप्लाई कर दिया, इस साल भर में मैं 1000 यूनिट सप्लाई करूंगा। तो हमेशा एक टाइम के साथ हम जोड़ते हैं अगर किसी भी चीज को, एक कॉन्सेप्ट को, तो उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। डिमांड और सप्लाई हम हमेशा टाइम के साथ जोड़ के ही उनकी बातें करते हैं। जैसे कि आज के दिन में इतना सप्लाई कर दिया, ठीक है, पर डे इतना सप्लाई हो गया, पर वीक इतनी सप्लाई हो गई, पूरी साल की डिमांड कितनी है, पूरी साल की सप्लाई कितनी है, तो टाइम पीरियड के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात करते हैं, उसको हम एक टाइम पीरियड के साथ नहीं जोड़ते, ठीक है। जैसे कि अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री हम आज के डेट में देखते हैं कि अभी कितनी इन्वेंट्री है, राइट। हम ये नहीं कहते कि पूरी साल की कितनी इन्वेंट्री है, हम इसको बस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जोड़ते हैं इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन जो डिमांड हो गया, सप्लाई हो गई, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट। सो होपफुली आपको समझ आ गया है व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, देखिए जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, वैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी होते हैं। डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स है जो सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, किसी भी गुड्स की सप्लाई को, ठीक है। तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है और एक एक करके हम देखते हैं कि ये फैक्टर्स कैसे आपकी सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now the first important determinant of supply is the price of the good concerned. देखिए डिमांड के केस में हम कहते थे कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो गुड की डिमांड डिक्रीज होती है, राइट। बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होता था प्राइस और डिमांड के बीच में, एक ऑपोजिट रिलेशनशिप था। लेकिन सप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता। सप्लाई के केस में जैसे ही प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज होती है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है। नाउ व्हाई? बिकॉज देखिए सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं सप्लाई, राइट। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होता है ना, तो प्रोड्यूसर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि हायर द प्राइस ऑफ द गुड, ज्यादा उनको पैसा मिलेगा गुड सेल करने की, राइट, ज्यादा उनकी प्रॉफिट होगी। तो इस वजह से जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो जो प्रोड्यूसर्स की विलिंगनेस टू सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। उनको अपॉर्चुनिटी दिखता है कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं विद इंक्रीजिंग प्राइस, तो वो गुड की सप्लाई भी इंक्रीज कर देते हैं। Other things being equal, the higher the relative price of a good, the greater quantity of it that will be supplied. This is because goods and services are produced by firm in order to earn profit, right? And other things being constant, ceteris paribus, profits rise if the price of the product rises. तो क्योंकि प्रॉफिट्स राइज होती है तो जो प्रोड्यूसर्स है, जो सप्लायर्स है, वो मोटिवेट हो जाते हैं ज्यादा सप्लाई करने में whenever there is an increase in price. So higher the price, higher will be the supply. Lower the price, lower will be the supply. Now second determinant of supply is the price of related goods. Now क्या होगा अगर related goods की प्राइस इंक्रीज हो जाती है? तो देखिए हमने ये कहा था कि जो सप्लायर्स है उनकी प्रॉफिट मोटिव होती है, राइट। तो अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उनको रिलेटेड गुड्स में ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देता है, तो वो अपना सप्लाई करंट गुड्स से शिफ्ट करके रिलेटेड गुड्स के पास ले जाते हैं। यानी कि वो जो करंट गुड्स इन क्वेश्चन है उसकी सप्लाई कम कर देते हैं और जो रिलेटेड गुड्स है जिसकी प्राइस ज्यादा है उसकी सप्लाई में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो रिलेटेड गुड्स की सप्लाई इंक्रीज होती है, लेकिन जो करंट गुड इन क्वेश्चन है उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, ओके। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज, they become relatively more profitable to the firm to produce and sell than the good in question.
When a seller can get a higher price for a good, producing and selling it becomes more profitable. Producers will allocate more resources towards its production even by drawing resources from other goods they produce. तो currently जो goods in question है, चाहे उससे resources उनको निकालनी पड़े, ठीक है, they withdraw resources from current goods and they apply the resources, they allocate more resources towards production of related goods जिसकी price increase हो रही है, ठीक है, क्योंकि ultimately क्या चाहिए आपको, profit चाहिए, right? तो अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस ज्यादा है तो क्यों ना उसमें अपनी रिसोर्सेज ज्यादा खर्चा करे और वो ज्यादा सप्लाई एंड प्रोड्यूस एंड सप्लाई करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए. तो जैसे ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज होती है तो जो करंट गुड्स इन क्वेश्चन है ना उसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है और जो रिलेटेड गुड्स है उसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. सिमिलरली जैसे ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर डिक्रीज हो जाती है तो जो करंट गुड इन क्वेश्चन है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. So I hope you've understood the relationship between price of related goods and the supply of current goods. Now moving on, the third determinant is prices of factors of production. अब आपको क्या लगता है अगर factors of production की price increase हो जाती है तो supply क्या होगा? देखिए supply decrease हो जाती है इस केस में क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली आपकी कॉस्ट है, राइट, प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट है. और मान लीजिए अगर प्राइस आपकी सेम है लेकिन कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी प्रॉफिट क्या हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन आपकी कम हो रही है, राइट. कॉस्ट आपकी ज्यादा है, प्राइस बराबर है, यानी कि प्रॉफिट कम हो रही है. तो अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाईज डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो ज्यादा सप्लाई नहीं करना चाहेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अब ज्यादा प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा, ठीक है. A rise in price of an input causes decrease in supply. When the cost of resources such as wages, raw material prices and interest rate increase, producers decrease the amount they are willing to supply. तो ये सब चीजें आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट. जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि वेजेस, रॉ मटेरियल्स या इंटरेस्ट जब इंक्रीज हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और जब उनकी कॉस्ट इंक्रीज होती है तो वो सप्लाई अपना डिक्रीज कर देते हैं, उनकी विलिंगनेस कम हो जाती है सप्लाई करने की क्योंकि अब उनकी प्रॉफिट कम हो गई है बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट. लेकिन देखिए अगर लोअर इनपुट कॉस्ट होता है तो फिर क्या होगा, फिर ये सप्लाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, राइट. Lower input cost indeed make production more profitable, encourage existing firms to expand production and new firms to enter the market. जिससे ही factors of production कम हो जाता है तो वो existing suppliers अपना supply increase कर देते हैं और new firms भी encourage हो जाते हैं market में entry करने के लिए. तो anyhow जो आपकी supply है वो increase हो जाती है with lower cost of production. With higher cost of production it decreases and with lower cost of production it increases. Now the fourth determinant of supply is the state of technology. देखिए the use of new technology in an industry increases production efficiency and reduces production cost. तो जैसे ही efficiency increase हो जाती है and cost decrease हो जाती है तो supplies encourage होते हैं ज़्यादा supply करने में क्योंकि अब उनको ज़्यादा profit दिखाई देता है क्योंकि कॉस्ट तो कम हो गई है और वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं तो वो अपनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए उत्सुक होंगे ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके. सो द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इट इंक्रीजेस सप्लाई. इन्वेंशन एंड इनोवेशन टेंड टू मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस more or better goods with same resources, and thus they tend to increase the quantity supplied of some products. आपके पास जितना ही पहले रिसोर्सेज था अभी भी आपके पास उतना ही रिसोर्सेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की वजह से आप अब ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हो, ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है. तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी प्रोडक्शन एंड सेल को इंक्रीज कर सकती है. नाउ कभी कभार गवर्नमेंट भी अपने पॉलिसीज के थ्रू सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है. अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन एंड सप्लाई कम हो
तो वो ऐसे पॉलिसीज लेके आएंगे जिससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। फॉर इंस्टेंस वो टैक्सेस लगा देंगे उसके प्रोडक्शन में, ठीक है। तो टैक्सेस की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और सप्लाईज डिस्करेज हो जाते हैं ज़्यादा सप्लाई करने में, क्योंकि अब वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट। तो ये टैक्सेस लगाना एक सप्लाई को कम करने का एक तरीका है। सिमिलरली वो इनपुट में भी रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, ये सब चीज़ों में भी अगर वो रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो ऐसे चीज़ों से सप्लाई कम होती है, डिस्करेज हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस एंड सप्लाई करने में। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम सप्लाई इंक्रीज कर दे किसी भी चीज़ की, तो वो क्या करेंगे, वो एक्सपेंस कम करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ की, ठीक है। वो फंडिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे सप्लायर्स को, या वो सब्सिडी दे देंगे जिससे उनकी खर्चा कम हो वो गुड प्रोड्यूस करने में, और इंकरेज हो जाए प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने में और सप्लायर्स ज़्यादा सप्लाई करने में, ठीक है। तो सब्सिडी या फंडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू वो सप्लाई इंकरेज करा सकते हैं, सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे टाइम में खेल खेलती है जब उन्हें लगता है कि किसी भी चीज़ की सप्लाई को हम इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, तो वो अजीब से पॉलिसीज लेके आते हैं फिर अपने नोशन सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। Government rules and regulations affect how much firms want to sell or are allowed to sell. The production of good may be subject to imposition of commodity taxes such as excise duty, sales tax, import duties. So ये duties लगा के वो cost increase कर देंगे और discourage करेंगे supply. When government impose restriction such as import quota on consumer products and inputs, rationing of input supply, etc., production tend to fall. यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इनपुट में, ठीक है, प्रॉपर इनपुट नहीं प्रोवाइड कर रहे, रैशनिंग लगा रहे हैं इनपुट की, या उनकी इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। Subsidies and other funding programs to producers, on the other hand, reduce the cost of production and provide an incentive for the firm to increase supply. तो अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है सप्लाई, तो वो क्या करेंगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी या फंडिंग प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए। सो मूविंग ऑन, सिक्स्थ जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, अगर एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ज़्यादा सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सप्लाई भी होती है। लेकिन अगर एक मोनोपोली इंडस्ट्री, मोनोपोली यानी कि एक सिंगल सप्लायर है जो सब कुछ एक ही सप्लायर सप्लाई करता है, तो उस केस में हो सकता है कि सप्लाई कम हो, क्योंकि एक ही सप्लायर के पास पूरा भार है कि वो सप्लाई करे, राइट। ऑन दी अदर हैंड, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, तो इस केस में सप्लाई नेचुरली ज़्यादा होती है ना। कभी कभार एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर सप्लायर्स सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है किसी भी चीज़ की, तो वो करेंटली सप्लाई कम कर देंगे और फ्यूचर में सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। सिमिलरली, अगर वो सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाली है, तो वो करेंटली जितना ज़्यादा हो सके उतना सप्लाई करेंगे ताकि वो हायर प्राइस में अपनी सारी सप्लाई पूरी कर सके, ठीक है। तो फ्यूचर में जो प्राइस की एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, वो भी सप्लाई को, करेंट सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर्स, वही बात है, जितना ज़्यादा सेलर्स है उतनी ज़्यादा सप्लाई होती है किसी भी गुड्स की, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सेलर्स ही कम है तो सप्लाई भी कम होगी। एंड देन देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो अफेक्ट करती है। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? देखिए, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज। देखिए, देश में इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज कैसी है, फेवरेबल है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, फेवरेबल नहीं है तो कम प्रोडक्शन कम सप्लाई। सिमिलरली फॉरेन पॉलिसीज कैसी है कि आप फ्रीली इंपोर्ट कर पा रहे हैं जो भी रॉ मटेरियल्स आपको बाहर से चाहिए, या इंपोर्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो भी अफेक्ट करती है सप्लाई को। देन देयर इज गोल ऑफ द फर्म। एक फर्म की गोल क्या है, वो कितना सेल करना चाहती है, उनके पास कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है,
अगर ऐसे फैसिलिटीज़ है जो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी चीज़ें, तो फिर नेचुरली प्रोडक्शन कम होगी। और बहुत अच्छी फैसिलिटी है तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। और उसके अलावा जो नेचुरल फैक्टर्स है, जैसे कि वो एरिया की वेदर जहाँ पे आपने फैक्ट्री लगाया है, वहाँ की कंडीशंस, क्या वहाँ पे फ्लड होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें भी आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। सिमिलरली मैन मेड फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि वॉर अगर है कि नहीं, ठीक है, लेबर स्ट्राइक्स, अगर आपकी लेबर स्ट्राइक में बैठ जाते हैं तो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कम्युनल राइट्स कितनी है वो एरिया में, वो चीज़ भी सप्लाई एंड प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो डिटरमाइन करती है कि सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो यही थे सारे डिटर्मिनेंट्स और आज का वीडियो भी हमारा यही खत्म होता है। लेकिन बिफोर यू गो, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने अपने वेबसाइट में पेपर 4 के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है एट ओनली ₹100। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है, 1 and 2। बिल्कुल इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है ये मॉक टेस्ट, यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे घर बैठे बैठे ही। वंस आप ये सॉल्व करेंगे, आपको फिनिश बटन में क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपकी स्कोरिंग पता चल जाएगी अलॉन्ग विथ नेगेटिव स्कोरिंग। तो बिल्कुल जैसे ही आपको एग्जाम में स्कोर मिलेगा ना, वैसा सिमिलर एग्जैक्टली वैसा ही स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपकी प्रिपेयरनेस चेक करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी। और वंस आपने अपना स्कोर चेक कर लिया, फिर आप अपने आंसर्स भी डिटेल में चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कहाँ आपने मिस्टेक किया। हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, फिर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो फॉर वंस एंड फॉर ऑल। नाउ एक बार आप लॉग इन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पोर्शन आपको बताती है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, कितने रिमेनिंग है। और वंस आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, फिर आपको आपकी स्कोरिंग दिखाई देगी। देखिए ऊपर ये टाइमर है जो कंटिन्यूअसली आपको टाइम दिखाता रहेगा। यहाँ पे पॉज बटन भी है, क्योंकि आप घर से टेस्ट ले रहे हो ना, तो हो सकता है आप बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए आपको, ठीक है। तो जब भी ये डिस्टर्बेंस हो, आप ये पॉज बटन दबा देना, फिर जब आप रेडी हो दोबारा से अनपॉज करके आप टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हो। आप पॉज करके एग्जिट भी कर सकते हो टेस्ट, और दोबारा जब आप लॉग इन करोगे तो जहां से आपने पॉज किया है वहीं से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप अगले दिन भी कर सकते हो, एक बार आपने पॉज कर लिया और अगले दिन आपने दोबारा लॉग इन करके यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू हैड पॉज। देखिए इस तरह से व्हेन यू सबमिट द टेस्ट आपको अपनी स्कोर दिखाई देगी। ये ओवरऑल स्कोर आपकी होगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगी कितने आंसर्स आपने करेक्ट किया, कितना आपने इनकरेक्ट किया। इनकरेक्ट करने की वजह से आपकी नेगेटिव स्कोरिंग कितनी आपको मिली है, और ये तीनों ही मिला के आपकी ओवरऑल स्कोर बन जाती है। ना सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने स्कोर कंपेयर कर सकते हो विद द टॉप स्कोर एंड एवरेज स्कोर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड, क्या आप टॉपर के पास में स्टैंड करते हो या फिर आपकी मार्क्स एवरेज के बराबर है या एवरेज से भी बिलो है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए कि कितने प्रिपेयर्ड हो आप अपने एग्जाम के लिए और कितने स्कोर ले आने की आप अभी काबिल हो, ठीक है। मैंने जानबूझ के बहुत ही चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाले हुए हैं ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन है तो वो एग्जाम से पहले ही क्लियर हो जाए। देखिए ये स्कोर में कम मार्क्स आए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए ना, तो इसलिए क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग है। आप जरूर अटेम्प्ट करिए, आपको अपने डाउट्स भी क्लियर करने का एक मौका मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ताकि किसी को ये टेस्ट अफोर्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैंने ये प्राइस भी इसलिए रखा है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म में मैं ये MCQs ये मॉक टेस्ट लॉन्च कर रही हूँ उसका मुझे फीस देना पड़ता है, ठीक है। तो ताकि मेरी फीस कवर हो जाए इसलिए मैंने एक नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है, और आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ एज अ टीचर। मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो, राइट। तो इसी के लिए मैंने ये मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप जरूर आप ये टेस्ट लेंगे
और इसका फायदा उठाएंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।